नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईटीआई में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड की एनसीवीटी सिलेबस एनएसक्यू लेवल 5 पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर होने वाले हैं। इनमें से कोई सा भी आपके एग्जाम में आ सकता है और इन क्वेश्चन आंसर को बताने का क्या कारण है, ताकि आपको एक प्रकार से यहाँ पर प्रिपरेशन हो सके, आपको आइडिया लग सके कि किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। और यहाँ पर मैं एक और बात यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि आधे क्वेश्चन जो है मैंने इस वीडियो में बताए हुए हैं और आधे जो है मैंने अपनी वेबसाइट पर बताए हुए हैं। तो वेबसाइट पर कैसे जाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप मेरी वेबसाइट पर कैसे रिडायरेक्ट होंगे। तो मेरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी मेरी पोस्ट की, मेरी वेबसाइट की। तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। या फिर आप किसी भी ब्राउज़र में सर्च कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कंप्लीट डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहां पर आप विजिट कर देख लीजिएगा, जहां पर आपको बाकी के प्रश्न उत्तर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैं एक और बात आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो में नए हैं, मतलब जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे बोलूँगा कि हमारे चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कंप्लीट पर ऑलरेडी बहुत सारे मैंने यहाँ पर बता दिए हैं क्वेश्चन आंसर, अनसॉल्व क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर के बारे में। तो आप जाकर उन वीडियोस को जरूर से देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहां पर भी आपको बहुत से मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे। इसलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, CRO में किसी भी वेव फॉर्म का ऊर्ध्वाधर आयाम इंगित करता है? RMS वैल्यू, औसत वैल्यू, तात्कालिक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू। अब यहाँ पर हमारी ट्रेड थ्योरी में एक चैप्टर है जो कि है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, उसी में जो है CRO आता है और उसी के अंतर्गत जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। साथ ही साथ सेकेंड ईयर में भी एक चैप्टर है CRO एंड फंक्शन जनरेटर। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में ये आ जाएगा। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा C, तात्कालिक वैल्यू। CRO एंड फंक्शन जनरेटर से रिलेटिव ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है, जिन लोगों को देखना है वो जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी या फिर आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। CRO में 250 वोल्ट RMS मुख्य AC वोल्टेज की पीक टू पीक वोल्टेज क्या है? 250 वोल्ट, 320 वोल्ट, 353.5 वोल्ट, 368.3 वोल्ट। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा C, 353.5 वोल्ट। ट्रांजिस्टर के अधिकांश जर्मेनियम अर्धचालक की तुलना में सिलिकॉन का उपयोग करके बनाया जाता है, क्योंकि यह उच्च बाधा वोल्टेज, उच्च प्रतिरोध रेंज, उच्च तापीय स्थिरता, उच्च करंट वहन क्षमता। इसका सही आंसर होगा C, उच्च तापीय स्थिरता। इसके बाद है द्विध्रुवी जंक्शन ट्रांजिस्टर के टर्मिनल हैं। अब द्विध्रुवी का मतलब है कि यहाँ पर P और N जंक्शन हो। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, गेट कलेक्टर सोर्स, सोर्स कलेक्टर एमीटर, बेस कलेक्टर एमीटर, ड्रेन एमीटर बेस। जो हमारे बाइपोलर ट्रांजिस्टर होते हैं उनमें 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर और एमीटर। तो बस हमें खाली उनके टर्मिनलों के नाम ही बताना है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा C, बेस, कलेक्टर और एमीटर। इसके बाद है, किस प्रकार के एम्पलीफायर में सबसे ज़्यादा पावर गेन है? कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस या वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा A, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, CE एम्पलीफायर के, CE मीन्स कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के AC करंट गेन AI का सूत्र है
तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर सूत्र पूछा गया है। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली इसका सूत्र बता देता हूँ। तो इसका सूत्र होगा, वो होगा बी ए आई इजकल टू आई सी अपॉन आई वी। ठीक है। इसके बाद है, किस प्रकार के ऑसिलेटर का उपयोग होता है ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटरों में? हार्ट रे ऑसिलेटर, कॉलपिट्स ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर या आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सी, क्रिस्टल ऑसिलेटर। अब ये क्यों होगा? क्योंकि ये स्थिर फ्रिक्वेंसी प्रदान करता है। ठीक है। इसके बाद है आईजीबीटी है, इंटीग्रेटेड गेट वाई डायरेक्शनल ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड गेट बायपोलर थारिस्टर, इंसुलेटेड गेट ब्लॉकिंग ट्रांजिस्टर या इंसुलेटेड गेट बायपोलर ट्रांजिस्टर? तो नाम से ही पता चल रहा है, आईजीबीटी, बीटी मीन्स बायपोलर ट्रांजिस्टर, यानी इंसुलेटेड गेट बायपोलर ट्रांजिस्टर। तो हमारा चौथा आंसर सही होगा। इसके बाद है, अगर दो इनपुट ए एंड बी है तो नैंड गेट के आउटपुट वाई क्या होगा? नैंड यानी ये एंड का उल्टा करेगा। एंड गेट क्या करता था? गुणा करता था। अब ये क्या करेगा? गुणा करके उसको पलट देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, y इजकल टू ए प्लस बी, वाई इजकल टू ए बी का बार, मतलब कि ए बी का गुणा है पर उसका उल्टा है, बार का मतलब उल्टा। इसके बाद है y इजकल टू ए प्लस बी का बार, मतलब कि इनका जोड़ है फिर उसका उल्टा। इसके बाद है y इजकल टू ए बी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि एंड गेट का उल्टा होता है नैंड गेट। तो एंड गेट हमारा गुणा करता है, नैंड गेट उसको पलट देता है, गुणा करके उसको पलट देता है। तो यहाँ पर ए बी का पहले गुणा होगा फिर उसको पलट देगा। तो हमारा सही आंसर होगा बी। निम्नलिखित विद्युत सहायक में कौन सा खालिस्तान आवश्यक है अंडर राइट नोट प्रदान करने के लिए? टू वे स्विच, सीलिंग रोज, इंटरमीडिएट स्विच या बैटन होल्डर? तो हमारा सही आंसर होगा सीलिंग रोज। पीवीसी चैनल सरफेस वायरिंग की मुख्य हानि क्या है? लागत अन्य प्रणाली की तुलना में अधिक है, ज्वलनशील और आग का खतरा, अक्सर रखरखाव की आवश्यकता, तार बनाने के लिए अधिक मुश्किल? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, ज्वलनशील और आग का खतरा। किस प्रकार की तारों की प्रणाली का उपयोग नहीं करना चाहिए उन स्थानों पर जहां धूप और बारिश का खतरा है? क्लीट वायरिंग, बैटन वायरिंग, पीवीसी केसिंग और कैपिंग, मेटल वायरिंग? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी, बैटन वायरिंग। धातु खालिस्तान से जंग के खिलाफ संरक्षित किया जा सकता है? गलवानिजिंग, वार्निश लागू करने, तेल लागू करने हेतु, चिपकने वाला टेप लपेटने? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा एक, गलवानिजिंग। सैडल्स के द्वारा पाइप फिक्सिंग करते हैं, फिटिंग के खालिस्तान कितनी दूरी पर होने चाहिए? 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा डी, 15 सेंटीमीटर। इसके बाद है, पाइप वक्त की न्यूनतम झुकने की त्रिज्या क्या होनी चाहिए? 9 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 6.0 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी, 7.5 सेंटीमीटर। तारों के इस्तेमाल गैर धातु खालिस्तान पाइप व्यास में किस न्यूनतम आकार का होना चाहिए? 15 mm, 18 mm, 20 mm या 25 mm? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सी, 20 mm। इसके बाद आईई नियमों के अनुसार किसी भी तारों की स्थापना के समय में करंट रिसाव अधिक से अधिक क्या हो सकता है? तो यहाँ पर बहुत सारे उसी के फॉर्मूले टाइप के दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, फुल लोड करंट का 1/5000 भाग। तो ये इसका सही आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है, बड़े डीसी मशीन का योग किसका बना हुआ होता है? हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील, माइल्ड स्टील या रॉट आयरन? तो जो इसका सही आंसर है वो है बी, कास्ट स्टील।
सिंप्लेक्स वेब वाइंडिंग की समानांतर पथ संख्या डीसी जनरेटर में कितनी होती है? 6, 4, 2 या 1? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी 2 होती है। डीसी शंट जनरेटर का क्या एप्लीकेशन है? वेल्डिंग जनरेटर सेट, बूस्टर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डीसी जनरेटर आर्मेचर की रफ कम्यूटेशन को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं एक एक करके। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, मुख्य ध्रुवों के बीच अंतर ध्रुवों को उपलब्ध कराने की। ठीक है, ये जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे जब आपको ये कंप्लीटली समझ में आएगा। इसके बाद है डीसी जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण नहीं होने का मुख्य कारण है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, क्षेत्र सर्किट प्रतिरोध क्षेत्र क्रिटिकल प्रतिरोध की तुलना में अधिक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है जनरेटर जिसमें शंट क्षेत्र श्रृंखला क्षेत्र के बाद से जुड़ा हुआ कहलाता है। डीसी श्रृंखला जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, डीसी शॉर्ट शंट यौगिक जनरेटर, डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा डी, डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। कौन सा नियम डीसी मोटर में कंडक्टर की गति की दिशा की पहचान करने के लिए लागू किया जाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम या कॉर्क स्क्रू नियम? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ ई खालिस्तान के अनुपातिक है फ्लक्स के, गति के, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या के, पोल्स की संख्या के? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी, गति की। डीसी शंट मोटर में अगर क्षेत्र खुल जाता है मोटर के चलने के दौरान मोटर क्या होगा? रोटेशन की दिशा उल्टी हो जाएगी, गति में कमी होगी, मोटर खतरनाक गति में है और हो सकता है कि जल जाए, या मोटर बंद नहीं होती? तो हमारा सही आंसर होगा सी, मोटर खतरनाक गति में है और हो सकता है कि जल जाए। मोड़ने या मरोड़ने के क्षण का बल धुरी के इर्द गिर्द को कहा जाता है? गति को, संवेग, टॉर्क या वेग को? तो जो हमारा सी आंसर होगा वो होगा सी, टॉर्क। एक 220 वी यानी वोल्ट डीसी शंटर मोटर जब 500 आरपीएम पर चलती है बैक ईएमएफ 210 वोल्ट है और टॉर्क 2 गुना बढ़ जाता है। बैक ईएमएफ 200 वोल्ट है, नई गति क्या होनी चाहिए? यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 आरपीएम, 500 आरपीएम, 405 आरपीएम, 476 आरपीएम। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा डी, 476 आरपीएम। अब बेसिकली यहाँ पर आरपीएम क्या है? तो आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन पर मिनट या फिर रोटेशन पर मिनट भी हम बोल सकते हैं, कि मतलब 1 मिनट में कितनी बार मोटर घूम रही है, उसी घूमने की संख्या को हम आरपीएम बोलते हैं। इसके बाद है लिफ्ट के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर प्रयोग होते हैं? डीसी शंट मोटर, डीसी श्रृंखला मोटर, डीसी संचयी यौगिक मोटर, डीसी अंतर यौगिक मोटर? तो हमारा सही आंसर होगा सी, डीसी संचयी यौगिक मोटर। श्रृंखला क्षेत्र गति नियंत्रण विधि मुख्य रूप से किस में प्रयोग होती है? पंखा मोटर्स, विद्युत रेलगाड़ी, भोजन मिक्सर या प्रिंटिंग मशीन? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी, विद्युत रेलगाड़ी में। एसी डीसी कंट्रोल की एक एप्लीकेशन खालिस्तान है? ब्लोअर, विद्युतकर्षण, रोबोटिक्स या सर्वो मोटर? तो हमारा सही आंसर होगा ए, ब्लोअर। 2 वाइंडिंग ट्रांसफर में लोड साइड के रूप में जाना जाता है? प्राथमिक पक्ष, माध्यमिक पक्ष, कम वोल्टेज की ओर या उच्च वोल्टेज की ओर? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी, माध्यमिक पक्ष। 1 केवीए
240 वोल्ट Y 120 वोल्ट L चरण ट्रांसफार्मर में करंट की गणना, खालिस्तान वोल्टेज 4.16 एम्पियर, 6.72 एम्पियर, 8.33 एम्पियर, 9.12 एम्पियर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी 8.33 एम्पियर। इसके बाद है ऑटो ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन क्या है? श्रृंखला लाइन थ्रूस्टर, वाणिज्यिक भवनों में, या एलिमिनेटर्स में, या टोंग परीक्षक में। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ए, श्रृंखला लाइन थ्रूस्टर वगैरह में। तो आई होप कि दोस्तों ये आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पसंद आए होंगे। अगर आपका आंसर रिलेटिव कोई भी डाउट है या सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मैं इसी प्रकार के और भी मॉडल पेपर, अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर लाता रहूँगा, जो कि आप ही के यहाँ पर प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर क्या कैसी लगी वीडियो। तो बस दोस्तों फिलहाल कितना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।